सुप्रभात। स्वागत है आपका। देखिए, समास की चर्चा हो रही थी। समास क्या है उसके विषय में आपको बताया गया था। मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा समास क्या है। संस्कृत में भी उसकी परिभाषा आपको बताई गई थी, हिंदी में भी आपको उसकी परिभाषा बताई गई थी। आज हम समास के प्रकरण में, जैसा कि आपको बताया गया है कि समसनम समास और 6 प्रकार के समास हिंदी में बताए गए, जिसमें पहला जो समास है वो अव्ययी भाव समास है। तो आज हम इसी अव्ययी भाव की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि समास में कम से कम 2 पद होने चाहिए। 2 पदों का योग ही जो है, 2 पद जब समीप आ जाते हैं उसी को समसनम समास कहते हैं। तो 2 पद समीप आते हैं उस समय समास। तो एक मैंने कल आपको बताया था, एक पूर्व पद होगा, एक उत्तर पद होगा। देखिए यहां ध्यान से आप देखेंगे अगर, तो एक पूर्व पद है, एक उत्तर पद है। अर्थात इन्हीं दोनों को मेल जब होता है, योग जब होता है, तो उसमें समास हो जाता है। अब यहां पर जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि सबकी अलग अलग कंडीशन है, सबका अलग अलग अपना अपना अस्तित्व है। कोई किसी कारण से प्रसिद्ध है, कोई किसी कारण से प्रसिद्ध है। वैसे ही यहाँ अव्ययी भाव में सबसे पहले आपको मैं अगर एक छोटी सी बात बताऊं, तो यहाँ देखिए लिखा है कि अव्ययी भाव समास, और लिखा है पहला पद अव्यय, जिसमें देखिए 2 पद होंगे। कंफर्म, ये तो पता हो गया आपको। 2 पद होंगे और जिसके दोनों पद में से जो पहला पद होगा, जो पूर्व पद होगा, वह अव्यय होगा। अव्यय का क्या अर्थ आप लगा सकते हैं? अगर चाहें तो हम इसको तोड़ के ऐसे लिख दें, और प्लस व्यय, अर्थात खर्च नहीं हो सकता। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च कह सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हम उसको। और अव्यय की परिभाषा अगर आप जानना चाहें कि उस अव्यय पर जिस स्त्रीलिंग का, लिंग का, कारक का, वचन का प्रभाव ना पड़े, वही अव्यय है, वही अव्यय है। अगर हम कह दें यह लड़का है, तो अगर यह लड़के को हम बहुवचन करेंगे तो ये लड़का नहीं लड़के हो जाएगा। स्त्रीलिंग करेंगे लड़की हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जो अव्यय होते हैं, अगर ये अव्यय है, अगर यहां पर ये अव्यय है, तो इनका चाहे स्त्रीलिंग के आगे इसके प्रयोग हो, पुल्लिंग प्रयोग हो, कोई भी काल प्रयोग हो, कोई भी लिंग का प्रयोग हो, वह नहीं बदलता है। अर्थात वह तटस्थ रहता है। इसका मतलब है कि वह क्या है? वह अव्यय है। अर्थात अव्यय पर न लिंग का प्रभाव पड़ता है, न कारक का प्रभाव पड़ता है, न ही किसी भी काल का प्रभाव पड़ता है। तो अव्यय जिसका हम खर्च नहीं कर सकते हैं, और तो इसको पहचानने का क्या तरीका है? इन्होंने बताया कि अव्यय जिसका प्रथम पद, यहां पर हम देखिए प्रथम पद कहें, पूर्व पद कहें या पहला पद कहें, तीनों एक ही चीज है। समझ लीजिए, पहला पद मैं बोलूं आपको, प्रथम पद मैं आपको कहूं या पूर्व पद कहूं, तीनों एक ही है। तो अव्ययी भाव की पहचान ये है कि अगर 2 पद है, उसका पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। उसका पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। जैसा कि देखिए मैं एक पद लिखता हूं, देखिए यहां लिखा है मैंने समस्त पद, और यहां लिखा है मैंने समास विग्रह। जैसा संधि और संधि विच्छेद होता था, तो एक यहां पर मैं पद लिखता हूं, आ जन्म। अब देखिए यहां पर 2 पदों का योग है। सबसे पहला पद इसमें है आपका आ है, और दूसरा पद जन्म है। तो आप देखिए जो पहला पद यहां पर आ है, वह अव्यय है। ये अव्यय है, और जब ये अव्यय इसके साथ मिला तो अव्यय का भाव पैदा हुआ, तो यह भी अव्यय बन गया। यह दूसरों को भी अव्यय, दूसरा जो पद इसके साथ जुड़ता है उसको अव्यय यह बना देता है। तो आजन्म, अब इसका समास विग्रह जब करते हैं तो हो जाता है जन्म से लेकर। जन्म से लेकर इसका वो हो जाएगा। फिर एक और इसी में हम देख लेते हैं,
आजीवन। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं आजीवन। ठीक, यहां भी देखिए आ है, यह भी क्या है, अव्यय है। पहचानने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका आपको बता दूं मैं, यही है कि इसका जो पहला पद होगा वह अव्यय होगा, अर्थात उसको हम खर्च नहीं, उसको हम तोड़ नहीं, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। और आजीवन, आजीवन का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो बनेगा यहां पर जीवन भर। देखिए हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कई बार ये पूछा जाता है, ये एग्जाम्पल जो है कई बार पूछा गया है। देखिए भर पेट, पेट के साथ ये जो भर लगा है ये अव्यय है, ये अव्यय है। तो यहां पर भर और पेट दो पद मिला तो समस्त पद हो गया। इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि जो अव्यय है, जिसका व्यय नहीं कर सकते, उसके साथ समास जो जिसका भी होगा, जिस पद का भी, तो वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जो अपवाद है, इसका भी एक अपवाद है। जैसे अगर यहां पर मैं लिखता हूं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आपको बता दूं, इंटरव्यू में कई बार ये पूछा गया है, कई बार इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि घर घर में कौन सा समास है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं इसको फेस कर चुका हूं। घर घर में कौन सा समास है? अब आप ये कहेंगे कि अव्ययी भाव समास तो नहीं होगा सर, क्योंकि इसमें तो पहला पद अव्यय नहीं है। आप ये कह सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये अपवाद है, क्योंकि यही पूछता है, कई बार ये पूछा जा चुका है कि जब भी कोई शब्द रिपीट होता है, एक शब्द दो बार आया हो और उन दोनों को मिलाकर समस्त पद बनाया गया हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास ही होगा। अब आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे कि घर घर में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ये अपवाद है, इसको जरूर से जरूर आप जानिए। और एक और मैं यहां पे लिखता हूं, हाथों हाथ। अब यहां तो आप समझ गए होंगे, आपको बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है कि हाथों हाथ। यहां भी देखिए जो योजक चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह से पहले और बाद में एक ही शब्द आया है, एक ही पद आया है, इस कारण से यहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं हाथ ही हाथ में। हो सकता है इस प्रकार से, घर में, इसको भी लिख सकते हैं घर घर में। तो देखिए, एक तो साधारण जो नियम के तहत चलेगा अव्ययी भाव समास कि पहला पद अव्यय होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं प्रत्येक, जो प्रति है वह भी अव्यय है। यथा योग्य, यथा जो है वह भी अव्यय है। यथामति, यथामति मति के अनुसार, तो यथा वह भी अव्यय है। अगर हम कह सकते हैं यथाशक्ति, यथा जो है वह भी अव्यय है। प्रतिदिन, तो प्रति जो है वह भी अव्यय है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, प्रति के साथ दिन का जब जुड़ेगा तो हो जाएगा प्रतिदिन। इसका भी अर्थ क्या होगा, इसका समास विग्रह दिन और दिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने आज देखा इस अव्ययी भाव समास में कि जब एक बार एक शब्द दो बार आए तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, और नहीं तो पहला पद अगर अव्यय है तो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अव्ययी भाव समास की बात हम आते हैं नेक्स्ट जो समास पढ़ेंगे हम वो है द्विगु। द्विगु लिखने का तरीका जो है मेथड मैंने दो तरह से लिख दिया है, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो द्विगु समास, अब ये द्विगु क्या कहता है? सर्वप्रथम द्विगु में देखिए द लगा है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं ट्रिक करें, इमेज करें। तो द्विगु का अर्थ है दो। अर्थ इसका अर्थ नहीं दो है, एक ट्रिक बता रहा आपको। दो द्विगु का अर्थ अगर हम दो समझें, इसका मतलब ये जो दो है क्या है? ये है क्या? दो गिनती है, संख्या है। तो आपको मैं बता दूं, जैसा कि आपने समझा कि पूर्व पद उत्तर पद दोनों मिलेंगे समास होगा, तो यहां पर द्विगु कहता है कि पहला पद संख्यावाची हो। समझिएगा, ये कहता है कि द्विगु का पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब जो इसका पूर्व पद है वह संख्यावाची होगा। एक और कंडीशन उन्होंने बताई कि और समस्त पद समूह का बोध कराए। और जो समस्त पद है वह एक समूह का बोध कराता है। वह क्या करता है? एक समूह का बोध कराता है। अगर यहां पर एक एग्जाम्पल मैं लिखूं तो देखिएगा, यहां पर मैं लिखता हूं नवग्रह। ठीक, अब आप ध्यान से देखें अगर, तो यहां पर एक जो पद है वो नौ है और दूसरा पद है वो जो ग्रह है। तो इसका मतलब इसका पहला पद आप खुद देखिए, ये संख्यावाची है कि नहीं। देखिए, पहला पद संख्यावाची हो और यह समस्त पद जो है वह किसी समूह का बोध कराता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। अगर इसका समास विग्रह हम लिखेंगे तो हो जाएगा नव ग्रहों का समूह, या कहीं कहीं प्रयोग होता है समाहार। दोनों ही सही है, चाहे आप समूह लिखें या समाहार लिखें। तो इसका अर्थ ये है कि हमने देखा कि पहला पद अगर संख्यावाची होता है तो साधारण केस में हम उसे द्विगु समास कहते हैं। अब मैंने जनरल केस इसलिए कहा क्योंकि विशेष परिस्थिति आने पर क्या होगा उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी साधारण तरीके से हमको ये देखना है कि पहला पद अगर संख्यावाची है तो हमें उसे द्विगु समास कह देना है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पंचवटी। देखिए, पंचवटी अगर इसका मैं समास विग्रह करूं तो पहला पद क्या है? पंच, मतलब पांच, अर्थात संख्यावाची हो गया। तो यहां पर हो जाएगा पांच वटों का समाहार। अब चाहे समाहार कह लीजिए या समूह कह लीजिए, या आपके ऊपर है। तो बस आपको देखना है। देखिए, वटी, वट का वृक्ष होता है ना, पंचवटी आपको पता होगा, नासिक के पास पंचवटी जहां राम जी रहे थे। तो उसी पंचवटी के वहां 5 वट भी हैं। वट के वृक्ष 5 ही, आसपास 5 वृक्ष हैं, मैंने देखा भी है। तो पंच का अर्थ है 5 और वटी वटों का समूह, अर्थात जो वृक्ष हैं, वट के वृक्ष हैं, उनका समूह हो गया। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि पंचवटी कौन सा समास है तो आपको बिना देखे कह सकते हैं कि पंचवटी जो है, क्योंकि पहला पद जो है वह संख्यावाची होने के कारण पहला पद यहां पर द्विगु समास है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं। अठन्नी। अठन्नी जो आजकल चलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर इसका विग्रह करते हैं तो हो जाएगा 8
आना, आना आपको पता होगा पहले चलता था, एक आना दो आना, वही 8 आने की बात कर रही है। 8 आनों का समूह या समाहार, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अठन्नी, 8 आनों का समूह। अब देखिए इधर का एक पद है अन्नी और पहला पद है 8, तो दोनों मिलाकर बन गया अठन्नी। इसी तरह होता है चवन्नी, 4 प्लस अन्नी, 4 अन्नी मिलके क्या हो गया, 4 आनों का समूह, उसको लिख सकते हैं हम। इसे हमने लिखा 8 आनों का समूह। अब आपको बस देखना यही है कि पहला पद यहाँ पर संख्यावाची दिख रहा है, 9, 5, 8। तो जैसे ही आपको पहला पद संख्यावाची आपको दिख जाएगा, फिर आपको बिना सोचे समझे उसको क्या करना है, लगा देना है द्विगु समास में। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल यहां मैं लिखता हूं, नवरत्न। आप खुद देखिए, पहला पद नौ और दूसरा पद रत्न, इसका अर्थ पहला पद क्या हो गया, यहां पर संख्यावाची हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लिख सकते हैं 9 रत्नों का समूह। इसका मतलब हो गया 9 रत्नों का समूह, समूह या समाहार। तो यहां पर भी पहला पद 9 जो है वो संख्यावाची। अब देखिए यहां इसने यह नहीं लिखा, इसने यह नहीं लिखा कि कौन सी संख्या होनी चाहिए, संख्या का बताया नहीं, 1 2 3 4 5 6 20 25 30 40 जो भी हो, क्योंकि संख्या केवल लिखा, आपको संख्यावाची पकड़ लेना है। संख्यावाची आपने पकड़ लिया, आप देखो उसको लगा दीजिए, क्योंकि संख्या नहीं लेगा 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। तो ये नवरत्न जो है वह इसी प्रकार से आपका त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, त्रि लिखा है, त्रि का अर्थ 3, 3 वेणियों का समूह हो गया त्रिफला। त्रि प्लस फला, तो दोनों मिला, त्रि मतलब 3, फल मतलब फल, तो 3 फलों का समाहार त्रिफला बन जाएगा आपका। चतुर्भुज, देखिए खुद ही यहां पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, चतुर्भुज, जैसा कि आपने देखा चतुर्भुज, तो इसका मतलब 4 भुजाएं जिसकी हो, 4 भुजा वाला या 4 भुजाओं का समाहार कह सकते हैं हम। तो यहां पर पहला जो है वो 4 है कि नहीं है, देखिए जो अभी विशेष नियम लगेगा वो आगे मैं बताऊंगा, अभी आप परेशान मत होइएगा, आगे उसका नियम आएगा जो विशेष नियम उसमें लगेगा। लेकिन अभी आप साधारण से चलते जाइए, अभी आप साधारण सा केवल देखते जाइए कि यहां पर द्विगु समास कैसे हो रहा है। तो जैसे ही हम साधारण सा चलते जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर हो जाएगा आपका चतुर्भुज, 4 भुजा का समूह या समाहार आपका हो जाएगा क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं दोपहर, दोपहरों का समूह, 2 संख्यावाची है, संख्यावाची है। एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे नवग्रह है तो इसको हम द्विगु में करेंगे, इसका समास विग्रह भी आना चाहिए, समास विग्रह भी आपको आना चाहिए। 9 ग्रहों का समूह, 5 वटों का समाहार, 8 आनों का समूह, 9 रत्नों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह या समाहार, वो आप जो भी लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह या समाहार। देखिए सप्त यहां पर लगा है, सप्त प्लस ऋषि बराबर बन जाएगा, जब हम इसको संधि करते हैं तो सप्तर्षि बनता है, आपको पता होगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको तोड़ दूं तो आप समझ सकते हैं, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि बन जाएगा, संधि हो जाती है और ई का गुण संधि हो जाएगी तो सप्तर्षि बन जाएगा। पहला पद संख्यावाची है, कुछ नहीं सोचना है आपको, सीधे और सीधे से क्या कर लेना है, लगा देना है कि यह द्विगु समास है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, चौराहा, तिराहा, चौराहा, 4 राहों का समूह। चौराहा हम लिख दें अगर यहां पर तो हो जाएगा, अब देखिए चौ मतलब 4, राह
चार राहों का जो समूह है वह है चौराहा, तो हो जाएगा आपका द्विगु समास। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो कहता है कि पहला पद जो है वह संख्यावाची होना चाहिए, पहला पद जो है वह अव्यय होना चाहिए, अव्यय, तो वह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा द्विगु समास। उस द्विगु समास कहता है कि पहला पद जो है वह संख्यावाची होना चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अव्यय और समास के जो और प्रकार हैं उनकी चर्चा होगी। परंतु इस वीडियो में इतना ही, और आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे और भी वीडियो पड़े हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अभी समास की चर्चा फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।